टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने हैसिंग से शुरू किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लेजली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए उनके समय में जो महत्वपूर्ण चीजें हुई उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉर्ड ब्लेजली के समय में इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किन के लिए हुई थी? सिविल सेवक को प्रशिक्षित करने हेतु। सिविल सेवक को प्रशिक्षित करने हेतु मतलब टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की? कॉर्नवालिस से शुरुआत की। लेकिन अब उनको ट्रेन करने के लिए एक कॉलेज भी होना चाहिए था। उसकी शुरुआत की लॉर्ड ब्लेजली ने 1800 के अंदर। और इसने ही सब्सिडियरी अलायंस को बहुत ही व्यापक स्तर पे शुरू किया। सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू किया था? सबसे पहले डुप्लेक्स ने शुरू किया था। डुप्लेक्स ने ही दूसरे राज्यों में इंटरफेयर करना शुरू किया था। दूसरे राज्यों में इंटरफेयर करना शुरू किया था। ठीक है, और इसको फिर लॉर्ड ब्लेजली ने अडॉप्ट किया और बड़े स्तर पे सूबों के अंदर, प्रेसिडेंसीज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अच्छा, ये सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि क्यों लाया गया था? क्योंकि डर था कहीं नेपोलियन अटैक न कर दे। और अगर नेपोलियन अटैक करता तो क्या होता कि राज्य इतने कमजोर थे, इतने कमजोर हो चुके थे कई युद्धों के बाद, ठीक है, वो अपने आप को संभाल ना पाते। तो इसको अपना मतलब अंग्रेजों को अपना साम्राज्य भी बचाना था, अपनी कंपनी भी बचानी थी और जो है राज भी करना था। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने सहायक संधि को लेके आए। और सहायक संधि में कुछ ऐसे वो थे, प्रोविजन थे, क्या क्या प्रावधान थे सहायक संधि के अंदर। कुछ शर्तें थी, वो शर्तें या प्रावधान क्या क्या था कि जो भी सहायक संधि साइन करेगा, जैसे हैदराबाद ने साइन किया, तो वो अपने दरबार में, निजाम अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को रखेंगे और वो उन पे नजर रखेगा। पहली कंडीशन ये थी। दूसरा ये कि कोई भी मिलिट्री फैसला, सैन्य संबंधी फैसला बिना अंग्रेजों की पूछे नहीं ले सकते। और क्या था कि अगर युद्ध करना है किसी भी सूबे के साथ या किसी भी प्रेसिडेंसी के साथ, किसी भी वंश के साथ अगर युद्ध करना है तो बिना अंग्रेज के फैसले से, बिना अंग्रेज की अनुमति से युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या था इसमें? हाँ, ब्रिटिश की जो ब्रिटिश परमाणुसी है उसको मानना है। ब्रिटिश परमाणुसी मतलब कि ब्रिटिश ही सर्वोपरि है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है। मतलब वो ब्रिटिश के अंतर्गत, मतलब उनके अधीन ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये सहायक संधि थी। और कारण क्या था? नेपोलियन के अटैक को रोकना या उनसे बचना। और सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? निजाम ऑफ हैदराबाद ने। निजाम ऑफ हैदराबाद ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। और इस सीक्वेंस अक्सर पूछता है कि किसने किसने एक्सेप्ट किया? तो HMT APB, ये इसका ट्रिक है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और बरार। अवध, पेशवा, बरार। अवध, पेशवा और बरार। ठीक है, ये था। और किसने आखिरी को कौन थे जिसने एक्सेप्ट किया? तो होलकर थे। होलकर लास्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। या जो वो कौन थे जिन्होंने सहायक संधि को सबसे आखिर में एक्सेप्ट किया? कौन थे? होलकर थे। ठीक है, इसने सेंसरशिप एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ब्लेजली ने सेंसरशिप एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। याद करो, 1780 में बंगाल गैजेट पब्लिश हो गया। ठीक है, बंगाल गैजेट 1780 में पब्लिश हो गया। ठीक, और बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था। किसने शुरू किया था? अगस्टस सिक्की ने शुरू किया था। अब वो बहुत वोकल हो गया, क्रिटिसाइज करने लगा किसको? ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करने लगा और उनकी न्यूज को बहुत ज्यादा पब्लिश करने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया? ब्लेजली ने क्या किया? सेंसरशिप एक्ट लेके आया ताकि ऐसे न्यूज़पेपर जो बहुत लिख रहे हैं उनको रोका जाए। फिर इसी के समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। इसके समय में हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और बसीन की संधि साइन हुई। बसीन की संधि 1802 में साइन हुई, इसी के समय में। बसीन की संधि भी साइन हुई इसी के समय में। और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसका हमने बताया था, इससे पहले जो 3 वॉर हुआ था उसमें 3 संधियां साइन की गई थी। और इसका ट्रिक बताया था, मैड माशुरी, ये इसकी ट्रिक थी।
ट्रीटी ऑफ मद्रास पहले एंग्लो मैसूर के बाद एमए मतलब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दूसरे के बाद और तीसरे के बाद श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो 3 संधियां साइन हुई और चौथे में टीपू की डेथ हो गई। जब टीपू की डेथ हुई तो लॉर्ड वेलेस्ली ही गवर्नर जनरल था बंगाल का, ठीक है। इसके बाद कौन है? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो आए, वेल्लोर म्यूटनी हुआ। वेल्लोर म्यूटनी बोला जाता है 1857 से पहले बहुत बड़े स्तर की एक म्यूटनी थी। ये कहाँ पे हुई थी? मद्रास में वेल्लोर फोर्ट। और लगभग 300 से 400 ब्रिटिश अंग्रेज मतलब कुछ जख्मी हुए, बहुत से मर गए, ठीक है। बहुत बड़े स्तर का ये म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था। म्यूटनी मतलब विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो वन 1807 से लेकर 1813 के बीच लॉर्ड मिंटो वन आए। इसके बाद 1807 से लेकर 1813 के बीच इनके समय में संधि हुई थी। संधि किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। इनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह 1809 में हुआ था। रंजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह 1809 में। और उसके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग, जिनके समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई इनके समय में। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। संस्कृत विश्वविद्यालय अलग है और हिंदू कॉलेज अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्टैब्लिश हुआ? बनारस के अंदर। किसने किया था? जोनाथन डेक्कन ने किया था, ठीक है। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर कौन? अब राजा राम मोहन रॉय का समय आ गया है। राजा राम मोहन रॉय थे इस समय, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कुछ लोगों के साथ मिलकर के, ठीक है। और इन्होंने ही ये भी यही राजा राम मोहन रॉय 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करेंगे। ब्रह्मो समाज की भी स्थापना यही करेंगे बाद में, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में कोलकाता के अंदर, ठीक। उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये 1823 में आया था। 1823 में बनाया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब याद करो चार्टर एक्ट 1813, जो भी पढ़ाया नहीं है, चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं के समय में आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आएगा। इसमें प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए अलॉट कर दिया शिक्षा के लिए, पूरे भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या किया? एक कमेटी बना दी गई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। लोगों के निर्देश के लिए एक सामान्य समिति, लोगों के निर्देश के लिए एक सामान्य समिति बना दी गई। इसका हेड कौन बना? लॉर्ड मकॉले, ठीक है। लॉर्ड मकॉले जो बाद में भी लाएगा, मकॉले नेट लाएगा, ठीक है, मकॉले नेट लाएगा। अब ये कमेटी जब बनी तो इसका हेड इसको बना दिया गया। अब बहस इस बात चल गई कि किस भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। अब इसमें 2 ग्रुप बन गए, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो वेस्ट से आए हैं लोग, ओरिएंटल वाला वेस्ट होता है, और एंग्लिसिस्ट जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की सोच में थोड़ा लिबरल है, यहाँ की लोग थोड़ा उदारवादी हैं, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट कह रहे हैं कि अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। लॉर्ड मकॉले कहते हैं लॉर्ड मकॉले की औलाद हो गया, अंग्रेजी ज्यादा बोलता है, क्योंकि मकॉले ने सपोर्ट किया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए सब इसने सपोर्ट किया था। और ये बाद में जब मकॉले नेट देगा 1834 में, तो उस समय भी यही कहेगा कि अंग्रेजी में ही शिक्षा देना है, अंग्रेजी में ही शिक्षा देना है, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे, लॉर्ड मकॉले जैसे लोग, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। और कुछ लोग एंग्लिसिस्ट थे जिनका मानना था कि जो हिंदी भाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा है वो इनकी नेचुरल भाषा है, भारतीयों की नेचुरल भाषा है, वो प्राकृतिक रूप से वो अच्छा ही बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, तो उन्हीं की भाषा में सिखाया जाए, ठीक है। उनकी मातृभाषा है ना, वो तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो उसी में सिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। लेकिन मकॉले का मानना था कि जो है यहाँ की भाषा बेकार है, ये लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे, और हमारे जो इंग्लैंड में जो लाइब्रेरी की शेल्फ है वो इनके साहित्यों से कहीं ज़्यादा रिच है, ऐसा इसका मानना था। तो ये बहुत ज़्यादा इसको लगता था कि ये अंग्रेजी भाषा ही सब कुछ है, लॉर्ड मकॉले को लगता था। तो ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो बनाया गया, ये 1 लाख रुपए जो शिक्षा पे खर्च करना था उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। अब इसके समय में ही महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, इसके समय में ही महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। हमने बताया था जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। और महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाएगी। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दोनों व्यवस्था शुरू की जाती है
लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में महलवाड़ी व्यवस्था और रजतवाड़ी व्यवस्था दोनों शुरू की जाएगी। ठीक है, लॉर्ड महलवाड़ी इस व्यवस्था में क्या था, महल बना दिए गए। महल मतलब होता है गांवों का समूह, ग्राम का समूह। उन जैसे अगर 10 गांव हैं आसपास के एरिया, उसको एक वो कर लिया गया, उसको ग्रुप में कर लिया गया, समूह बना दिया गया उसका। अब उस समूह में का जो सबसे पावरफुल लैंड ओनर होगा या जमींदार होगा, वही पैसा कलेक्ट करेगा। उस गांव के अंदर जितने भी लोग खेतीहर मजदूर होंगे, उन लोगों से पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, वही लैंड ओनर की या जमींदार की। ठीक है, जिसको लंबरदार बोलते थे। अब उससे पैसा कौन कलेक्ट करेगा, अंग्रेज कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। ये कहाँ पे लागू की गई, ये लागू की गई, किसने लागू किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था 1822 के अंदर। और ये कहाँ पे लागू हुई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, आगरा, पंजाब, ऐसे क्षेत्रों में लागू किया गया। मतलब नॉर्थ इंडिया में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और रजतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, साउथ में, दक्षिण में रजतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रजतवाड़ी मतलब होता क्या है कि जो भी पहले परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो कल्टीवेटर था, जो उस खेत पे काम कर रहा था, उसकी कोई ओनरशिप नहीं थी, वो उसका स्वामित्व नहीं था, वो मालिक नहीं था उसका। ठीक है, जमींदार पे वो लायबल था, जमींदार पे वो उसका दायित्व सेट था कि हमको कमा करके राजस्व इकट्ठा करके देना है, किसको, जमींदार को देना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जो कृषक था उसको लैंड ओनर दे दिया गया, मतलब कि वो ओनरशिप, उसको स्वामित्व मिल गई कि अगर इस जमीन पे हम खेती कर रहे हैं तो वो जमींदार हमको बेदखल नहीं कर सकता है, हमको हटा नहीं सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था की गई किसके अंदर, रजतवाड़ी व्यवस्था, रजतवाड़ी में ये व्यवस्था की गई। ये इस तरह की व्यवस्था अमेरिका में थी। योमन फार्मर बोलते थे उसको, योमन फार्मर, योमन फार्मर बोलते थे, योमन फार्मर। ठीक है, योमन फार्मर बोलते थे वहां पे। वो ऐसे फार्मर, ऐसे कृषक जो जिस कृषि पे जिस खेत पर वो मेहनत कर रहा है, जुताई कर रहा है, ठीक है, बो रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो उस खेत का मालिक है, उस लैंड का वो मालिक है। ठीक है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट था। वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया रजतवाड़ी व्यवस्था के अंदर कि जो कृषक जिस खेत को जोत रहा है, ठीक है, वो उसका मालिक है, जमींदार उसको बेदखल नहीं कर सकता। ठीक, ये लागू किया था किसने, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। हेक्टर मुनरो अलग है, ध्यान देना, हेक्टर मुनरो बक्सर के टाइम में था, हेक्टर मुनरो अलग है, थॉमस मुनरो ये है। थॉमस मुनरो ने रजतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। और जो है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, मद्रास में। तो मद्रास है, उस मतलब जो साउथ वाला पूरा क्षेत्र है, तमिलनाडु केरला जो आज बोलते हैं, उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था रजतवाड़ी व्यवस्था। इसने सेंसरशिप का उन्मूलन किया। हमने बताया था ना, देखो सेंसरशिप एक्ट कौन लाया, लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप एक्ट लाया ताकि बंगाल गेट जैसे अखबार जो है ज्यादा अंग्रेजों की को क्रिटिसाइज ना कर सके। ठीक है, इसको खत्म किया किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। और वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग भी अलग अलग है। अक्सर होता ही है कि ऑप्शन में जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं ना, या कोई भी नेता या कोई भी गवर्नर जनरल वो दे देता है और हमको तो उसी में कंफ्यूज जाता है। इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि थॉमस मुनरो अलग है, हेक्टर मुनरो अलग है। अगर सवाल आया तो पक्का है थॉमस मुनरो भी रहेगा ऑप्शन में और हेक्टर मुनरो भी रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सेंसरशिप का उन्मूलन किया। ठीक, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप किसने किया, इसी ने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय ने और ऐसे बहुत से नेताओं ने, बहुत से लीडर्स ने वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो निकाले, अखबार निकाले। क्षेत्रीय भाषाओं में कई अखबार निकले। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कई अखबार निकले। उसमें एक अखबार बहुत प्रमुख है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसने निकाला था, राजा राम मोहन रॉय ने निकाला था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय ने निकाला था 1821 में। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार भी होता है इसके समय। थर्ड एंग्लो मराठा वार, मराठा वाला क्षेत्र कौन सा है, वही मुंबई वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है वो वही मराठा वाला क्षेत्र है बेसिकली। और थर्ड एंग्लो मराठा वार होगा, उसके बाद मराठा पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उस एरिया में एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब होता है सूबा,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया जाएगा। उस एरिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया जाएगा। यहां से अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उदय होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में बना दिया जाएगा। ठीक है। और गोरखा वार होता है इन्हीं के समय में। गोरखा वार को हम लोग एंग्लो नेपाल वार के नाम से भी जानते हैं। एक गोरखा रेजिमेंट भी है। ठीक है, अपने आर्मी सैन्य उसमें है, आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट है अलग से। वो गोरखा रेजिमेंट का कहीं ना कहीं ओरिजिन इसी गोरखा वार या एंग्लो नेपाल वार नहीं है। एंग्लो नेपाल वार या गोरखा वार से ही वो उसका ओरिजिन है। ठीक है, वो बहुत ही बहादुर लोग हुआ करते थे, जिसको बाद में जब भारत आजाद हुआ तो उनके लिए एक अलग से गोरखा रेजिमेंट भी बनाया गया। और इसी वार के बाद, एंग्लो नेपाल वार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली कब साइन होती है? इसी एंग्लो नेपाल वार के बाद, इसी एंग्लो नेपाल के वार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है साइन होती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली या सुगौली की संधि साइन होती है। और इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1813 भी पास होगा। चार्टर एक्ट 1813 भी पास होगा, जिसमें 1 लाख रुपए के लिए बात की गई थी, जो कि जिसके लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया गया। हम लोग बात कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो हम लोग अब पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को सेकंड चार्टर एक्ट बोलते हैं। सेकंड चार्टर एक्ट, 3 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813 और 1833। चार्टर का मतलब होता है कि अधिकार देना। ये अधिकार अब कौन दे रहा है? अब ये अधिकार डायरेक्टली ब्रिटेन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन अब शासन कर रहा है। अभी तक एक कंपनी थी यहाँ पे एस्टेब्लिश थी। ठीक है, और वो कंपनी के तहत वैन हेस्टिंग ने बहुत बड़ा करप्शन किया, खूब भ्रष्टाचार किया, और उनके ऊपर महाभियोग का चार्ज भी लगा। उसके बाद से 1793 से ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटेन डायरेक्टली अधिकार देगा, वहां से आदेश जारी करेगा, और वो चार्टर एक्ट कहलाएगा। तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, ये दूसरा चार्टर एक्ट होगा, और 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट होगा। तो इस चार्टर एक्ट 1813 में, इस चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो सवाल यह आता है डायरेक्टली कि चार्टर एक्ट 1813 या कौन से एक्ट के तहत 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। और सवाल ऐसे भी आ सकता है कि चार्टर एक्ट 1813 में कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो यहीं से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। इस अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनरल कमेटी बनी। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई 1823 में, जिसमें लॉर्ड मैकॉले हेड बनाए गए। ठीक है, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। और इसके बाद कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया, चाय और चाइना को छोड़ करके, मतलब मोनोपोली ऑफ ट्रेड खत्म हो गया। कंपनी जो थी वो पहले ट्रेड चलाती थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ट्रेड को किनारे किया जा रहा है और पूरी तरह से देश पे राज किया जा रहा है, ताकि बड़े स्तर पे धन निकासी की जा सके। पहले कंपनियों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके तहत धन निकासी होती थी। अब जब पूरे देश पे राज हो गया, अब पूरे देश से धन निकासी होगी। ठीक है, तो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ, चाय व चाइना को छोड़ करके, मतलब चाय का व्यापार और चाइना से व्यापार, इसको अभी 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 20 साल को और एक्सटेंशन मिल गया, 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया। ये 1833 में जब आएगा एक्ट, उसमें एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसी समय ब्रिटिश मिशनरी को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो इस बहाने से आए थे कि हम शिक्षा का प्रसार करेंगे, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। आज भी क्रिश्चियन मिशनरी के बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेजेस बहुत सारे हैं इंडिया में, स्कूल्स हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, उसके तहत जो कमेटी बनी, उस कमेटी के तहत बहुत सारे स्कूल खोले गए और क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ भेजा गया। ठीक है, शिक्षा देने के लिए। और पहली बार ब्रिटिश राज की संप्रभुता का दावा किया गया है। पहली बार 1813 एक्ट में ब्रिटिश संप्रभुता या ब्रिटिश सॉवरेनिटी की बात की गई, का दावा किया गया कि भारत के ऊपर ब्रिटिश का पूरी तरह से राज है और वो सर्वोपरि है। ठीक है,
और पहली बार ब्रिटिश राज्य का संवैधानिक पद क्या होगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश का जो वो है पोजीशन है वो क्या होगा, संवैधानिक पद क्या होगा, ये इसके क्लॉज में चार्टर एक्ट 1813 के एक क्लॉज में जोड़ा गया कि ब्रिटिश पूरी तरह से सर्वोपरि है, ब्रिटिश परमाणुशी सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ है। तो पहली बार संवैधानिक पद, ब्रिटिश राज का संवैधानिक पद को भी परिभाषित किया गया, ब्रिटिश राज के संवैधानिक पद को भी पहली बार परिभाषित किया गया, यहां में लिखा हुआ है। तो ये मेन काम हुए हैं। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आए, लॉर्ड एमहर्स्ट आए, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है नहीं पता, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है, ठीक, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है। और ये यूनाइटेड किंगडम के अंग्रेज के ब्रिटिश के दूत बना के भेजे गए थे, दूत बना के भेजे गए थे, दूत बना के भेजे गए थे कहाँ, चाइना के किंग डायनेस्टी, चाइना की जो किंग डायनेस्टी थी, किंग्स वंश था उस टाइम रूल कर रहा था, किंग वंश उस टाइम रूल कर रहा था, वहां पे ये भेजे गए थे एज अ एम्बेसडर, एज अ दूत, ठीक है। और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना इन्होंने समय में हुई थी, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, एक संस्कृत कॉलेज वहां पे बनाया गया वाराणसी में जोनाथन डेक्कन के द्वारा, जोनाथन डेक्कन के द्वारा, ठीक है। एक हिंदू कॉलेज बनाया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कलकत्ता में राजा मोहन राय के द्वारा, और एक संस्कृत कॉलेज बनाया गया इनके समय में, ये भी कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया था। तो तीनों अलग अलग है, ठीक है। और इसको अपोज किया था राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने इसको अपोज किया था, ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत कॉलेज जो बना था ये संस्कृत की में शिक्षा देने के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो इनका मानना ये था राजा राम मोहन राय का कि संस्कृत कैन नॉट बी मीडियम फॉर एजुकेशन, कि संस्कृत को माध्यम न बनाया जाए शिक्षा का। फिर इनके समय में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, इनके समय में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826 में साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ यंदाबो या जो है यंदाबो की संधि साइन की गई 1826 में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सुगाली की संधि, कब साइन हुई, नेपाल वार के बाद 1816 में, ठीक है। तो ये पूरा लॉर्ड एमहर्स्ट तक हो गया, अब आगे लोग ऐसे धीरे धीरे चलेंगे।